गति। गति क्या है? स्कूल में हम जानते थे कि गति तय की गई दूरी से आती है। जब कोई वस्तु कोई गति नहीं करता है तो हमने कहा कि यह स्थिर है। उदाहरण के लिए पेड़, घर, फर्नीचर, आप ऐसी कोई भी वस्तु कह सकते हैं जो अपनी जगह नहीं बदल रहा हो। और जब वस्तु चलना शुरू करता है या अपना स्थिति बदलता है तो हम इसे गति कहते हैं। उदाहरण, एक चलती कार, एक रॉकेट, एक सेब जो ज़मीन पर गिर रहा है या कुछ भी जो दूरी तय कर रहा है। वस्तु जो एक दूरी को तय करने में कुछ समय लगाता है, उस समय के हिसाब से दूरी तय करने के अनुपात को हम उसकी गति कहते हैं। लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु स्थिर है? क्योंकि हमारी पृथ्वी हर 23 आवर्स 56 मिनट और 4.09053 सेकेंड में एक बार अपने चारों ओर घूमती है और इसकी परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर्स है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह 460 मीटर प्रति सेकंड या लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। तो इस धरती पर सब कुछ एक ही गति से आगे बढ़ रहा है। पर यही नहीं, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के चारों ओर लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, आकाशगंगा भी हर दूसरी आकाशगंगा से बड़ी गति से यात्रा कर रही है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण के सापेक्ष लगभग 2.2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। और है कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रही है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। या हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में स्थिरता मौजूद ही नहीं है। स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में हर कोई अलग अलग गति से आगे बढ़ रहा है? आइए गति के बारे में एक बहुत ही रोचक फिल्म देखें और समझें कि आधुनिक विज्ञान गति के बारे में क्या समझता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री, कीमियागर, धर्मशास्त्री और लेखक थे, जिन्हें 1700 शताब्दी में सभी समय के महानतम गणितज्ञों और भौतिकविदों में से एक और सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। आइजैक न्यूटन ने इस विचार पर न्यूटोनियन फिजिक्स की स्थापना की कि अंतरिक्ष में वस्तु विभिन्न गति से चलती है और समय दुनिया में कुछ भी होने की परवाह किए बिना समान रूप से गुजरता है। इसी कारण उन्होंने निरपेक्ष स्थान और निरपेक्ष समय की बात की। वह भौतिकी शास्त्र के बारे में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका के लेखक थे। न्यूटन ने कई भौतिक वस्तुओं और प्रणालियों की गति की व्याख्या और जांच की, जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है, या गति वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बल द्वारा कार्य की गई वस्तु इस तरह से चलती है कि गति के परिवर्तन की समय दर बल के बराबर होती है।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है तो ये बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। आज सभी रॉकेट्स, मिसाइल, उपग्रह या सभी अंतरिक्ष यान की टेक्नोलॉजी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ चीज़ें न्यूटन के काम से नहीं समझाई जा सकती। उदाहरण के लिए प्रकाश। यदि प्रकाश एक कणिका है, जैसे कि न्यूटन ने सोचा था, तो यह अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में यात्रा करेगा, है ना? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, जिसके लिए हम पानी में किसी चीज़ को मोड़ के रूप में देखते हैं। लेकिन पानी जैसा माध्यम को पार करने के बाद उसकी सामान्य गति क्यों हो जाती है? फिर से, अगर प्रकाश एक लहर है तो इसे हस्तक्षेप करना होगा और सतह पर एक बाधा, एक भट्टा या किनारा का सामना करने पर विवर्तन करना होगा। 1800 के दशक में वैज्ञानिकों ने ईथर परिकल्पना का प्रस्ताव रखा। प्रकाश को किसी माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए, जिसे वे चमकदार ईथर कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ईथर को ऐसे समझाया कि यह एक अदृश्य और अनंत सामग्री है जिसका भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। इस माध्यम में प्रकाश संचार कर रहा है और ईथर प्रकाश तरंगों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त कठोर है। जैसे गिटार का तार ध्वनि के साथ कंपन करता है। 1800 के दशक के अंत तक ईथर के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था। हालांकि इसे बदलने के लिए कोई भौतिक सिद्धांत नहीं था। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, इसका मतलब है कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक जर्मन में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को प्रकाशित किया। विशेष सापेक्षता इस बात की व्याख्या है कि गति द्रव्यमान, समय और स्थान को कैसे प्रभावित करती है। स्थिर वस्तुओं की तुलना में गति में वस्तुओं के लिए समय अलग तरह से चलता है। आइंस्टाइन ने निष्कर्ष निकाला कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, या दूसरे शब्दों में, एक पर्यवेक्षक द्वारा देखी गई एक साथ घटनाएं दूसरे के परिप्रेक्ष्य से अलग अलग समय पर हो सकती है। उन्होंने महसूस किया समय सापेक्ष है। स्थिर वस्तुओं की तुलना में गति में वस्तुओं के लिए समय अलग तरह से चलता है। इस बीच वैक्यूम में प्रकाश की गति, जैसा कि ब्रह्मांड में कहीं भी किसी के द्वारा देखा गया है, हमेशा एक समान होता है। लेकिन प्रकाश की गति समान क्यों है? पूरे मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक है E = mc²। ऊर्जा प्रकाश वर्ग की गति के गुणक के बराबर है। दूसरे शब्दों में, ऊर्जा E और द्रव्यमान m एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। लेकिन इस समीकरण में प्रकाश की गति को क्यों जोड़ा जाता है? कोई चीज़ प्रकाश की गति से अधिक क्यों नहीं जा सकती? यदि काल्पनिक रूप से कोई वस्तु जाने में सक्षम होगी तो वह अतीत में क्यों जाएगी? आइए इसे पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। आइंस्टाइन विशेष सापेक्षता के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका समय सामान्य चल रहा है। जब वस्तु गति करना शुरू करती है तो उसका समय धीमा हो जाता है और इसकी धीमी समय की दर इसकी गति में वृद्धि पर निर्भर करती है। या जब यह प्रकाश की गति के बराबर गति को सक्रिय करता है तो इसका समय स्थिर हो जाता है।
इस अवधारण को मापने के लिए आइए हम एक साधारण ग्राफ बनाएं, जो किसी वस्तु की गति के संबंध में समय बीतने की प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो समय उसकी सामान्य दर के 100% से गुजरता है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के 100% से चलती है तो समय शून्य हो जाता है। हम प्रकाश की गति की तुलना में वस्तु की गति को जितना तेज करेंगे, वस्तु उतनी ही तेजी से वर्तमान से अतीत में जाएगी। जो कि ग्राफ में है, हमने एक सीधी रेखा में बढ़ाया है। वास्तव में सभी वस्तुएं अलग अलग गति से चलती हैं और उनके समय के परिवर्तन की दर भी उनकी गति के अनुसार अलग अलग होगी। अतः रेखा ग्राफ में एक निश्चित वक्र होगी। तो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध कोई भी वस्तु इस ग्राफ में इसी सैद्धांतिक वक्र में रहेगी। लेकिन एक ट्विस्ट है। जब हम वस्तु की गति के अनुसार गुजरने वाले समय की गणना करते हैं तो हमने पाया कि वस्तु की गति के अनुसार समय आनुपातिक रूप से धीमा नहीं होता है, क्योंकि एक वस्तु प्रकाश की 50% गति पर चलती है। इसके समय के सामान्य दर का 50% धीमा नहीं होता है। इसकी सामान्य दर का केवल 13% धीमा हो रहा है। जब एक वस्तु प्रकाश की 80% गति को स्थानांतरित करती है तो इसकी गति अपने सामान्य समय का केवल 40% धीरे हो रहा है। फिर एक वस्तु प्रकाश की 25% गति पर चलती है। इसका समय केवल सामान्य दर का केवल 3% धीमा होता है, क्योंकि समय टाइम डायलेशन फॉर्मूला का पालन करके यह धीमा हो जाता है। जब हमने इस सूत्र का उपयोग करके एक ग्राफ बनाया तो हमने पाया कि ग्राफ एक वृत्त के 1/4 हिस्से में बन रहा है, और अगर हम इस ग्राफ का विस्तार करेंगे तो हम देखेंगे ग्राफ एक पूर्ण चक्र बना देगा। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ, चाहे वह स्थिर है या गति कर रहा है, इस चक्र में रहेगा। और ग्राफ के ऊपर बाईं ओर ऋणात्मक पदार्थ और बाईं ओर नीचे की ओर ऋणात्मक पदार्थ और ऋणात्मक समय रहेगा। इस ग्राफ में दिलचस्प बात यह दिखा रही है कि कोई भी वस्तु रेडियस से तेज गति से यात्रा नहीं करेगी, क्योंकि वृत्त बनाने वाले ग्राफ की परिधि और वृत्त की रेडियस जो हम जानते हैं वही रहेगी। आइए हम ग्राफ को और गहराई से समझें। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु चलती है जो किसी भी गति से चलती है, और चाहे उसका समय कितना भी हो, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी स्थिर होती है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई स्थिर वस्तु गति करना शुरू करती है तो उसका समय अपनी सामान्य दर से धीमा हो जाता है, और जब वस्तु की गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य दर प्राप्त करने के लिए समय बढ़ जाता है। ए बिंदु पर एक गति 0 है और समय प्रभाव उसकी सामान्य दर का 100% है। बिंदु बी पर गति अधिकतम है और समय पूर्णतः 0 है। इसका मतलब यह है कि जिसे हम गति कहते हैं वह केवल गति नहीं है, बल्कि यह गति और समय का मिश्रण है। आप इस तरह समझ सकते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर होती है, उस वस्तु की गति और समय का मिश्रण प्रकाश की गति से गतिमान वस्तु की गति और समय के मिश्रण के साथ समान होता है। जब कोई वस्तु चलती है तो वह केवल एक निश्चित गति से नहीं चलती, बल्कि एक निश्चित समय के साथ चलती है। जब इसकी गति बढ़ जाती है तो यह समय में कम हो जाती है, और जब इसकी गति कम हो जाती है तो समय के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। लेकिन स्पेस टाइम में इसका दूरी कवर हमेशा समान या स्थिर होता है। लेकिन
जब हम दोनों परिमाण लेते हैं तब हमने पाया कि सभी वस्तुएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं। उनकी अंतरिक्ष में तय की गई दूरी बराबर होती है और उनकी गति सार्वभौमिक स्थिरांक की गति के बराबर है। तब केवल एक चीज़ जो बदल रही है वह है समय, और जिसे हम गति के रूप में देख रहे हैं वह गति के संबंध में केवल समय बिताने की दर है। आइए हम इस सिद्धांत को बिग बैंग से पहले लागू करें। जब कोई गति नहीं थी, कोई गुजरने का समय नहीं था, ग्राफ में वृत्त भी मौजूद नहीं थी, और बिग बैंग के पहले ही क्षण में वृत्त उस प्रीमोर्डियल अनंत घने परमाणु के साथ सिर्फ एक बिंदु था, और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ इस बिंदु परिधि के साथ थी। और जब समय शुरू हुआ, इस ब्रह्मांड में बनने वाले हर चीज़ बिंदु ए से गति शुरू करती है, समान गति के साथ लेकिन सापेक्ष समय के साथ, और वृत्त परिधि के उस 1/4 भाग के विभिन्न स्थानों पर स्थिति ग्रहण करता है। और वे सभी भौतिक वस्तुएं जिस गति से गति करती हैं वह कहलाती हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पीड। तो ब्लैक होल के बारे में क्या? उस समय वृत्त भी एक बिंदु की तरह इतना छोटा हो जाता है और यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पीड भी बिंदु बन जाता है, इसलिए कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन प्रकाश की गति इतनी खास क्यों है? क्यों इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज गति से नहीं चल सकती है? वास्तव में प्रकाश की कोई विशेष गति नहीं होती है। प्रकाश जिस गति से गति कर रहा है वह यूनिवर्सल कांस्टेंट की गति के बराबर है। यह यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पीड के नियम का पालन कर रहा है, लेकिन दूरी तय करने में लगने वाला समय शून्य होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह स्पेस टाइम मिक्सचर को बनाए रखने के लिए इसकी गति अधिकतम हो रही है। लेकिन हम किसी नई तकनीक से उस स्पीड को हासिल क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए जब कोई पिंड अपनी गति बढ़ाना शुरू करता है तो उसकी गति के संबंध में उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और यदि द्रव्यमान वाली वस्तु सार्वभौमिक गति की गति प्राप्त करेगी या प्रकाश गति के बराबर होगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और अनंत हो जाएगी, और उस वेग को देने के लिए हमें अनंत ऊर्जा देनी होगी जो संभव नहीं है। वास्तव में कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना भी कम हो वह कभी भी इस गति तक नहीं जा सकती है। लेकिन प्रकाश इतनी तेज गति से क्यों चलता है? क्योंकि प्रकाश या फोटॉन कण का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, उसकी यूनिवर्सल कांस्टेंट गति पर शुद्ध गतिज ऊर्जा शून्य होती है, और इसकी गति यूनिवर्सल कांस्टेंट के बराबर होने के कारण इसका समय व्यतीत होना शून्य है। इस कारण से जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो वह धीमा हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ प्रतिरोध मिलता है, और फिर जब वह उस माध्यम से गुजरता है और निर्वात में पहुंचता है तो वह एकीकृत अंतरिक्ष समय गति बनाए रखने के लिए अपनी मूल गति बनाए रखता है। आइए हम इस वृत्त के बाईं 1/4 भाग को समझते हैं। इस भाग में हम जानते हैं कि गति ऋणात्मक होगी, लेकिन गति ऋणात्मक कैसे होगी? हम जानते हैं कि पदार्थ के समान एंटी मैटर भी मौजूद है। यह पदार्थ के समान है, लेकिन केवल सभी क्वांटम गुण विपरीत हैं, और सभी एंटी मैटर सर्कल के उस परिधि भाग में रह रहे हैं, और वे भी उसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और वृत्त के निचले आधे भाग के बारे में क्या है? पहले घटना होगी, फिर कारण होगा, जीवन मृत्यु से शुरू होगा, फिर जन्म। यह बिग बैंग से बिग बैंग तक चलता रहेगा, यह जारी है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
समय पदार्थ और एंटी मैटर दोनों के लिए सिद्धांत सार्वभौमिक स्थिरांक भी समान होगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक मौलिक कानून मौजूद है जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है, और इस नियम के कारण ब्रह्मांड मौजूद है। और आइंस्टाइन ने खोज की ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण क्यों मौजूद है, जिसे जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष समय ब्रह्मांड का एक फैब्रिक है जिस पर हर चीज़ मौजूद है, और गुरुत्वाकर्षण मैसिव वस्तु के कारण स्पेस टाइम का बेंड है, और प्रकाश और समय जैसी हर चीज़ का प्रभाव और परिवर्तन भी होता है। इसलिए हमें गति सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को लागू करने और इसे समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। टिल नाउ, बाय।